नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ कार्यनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अमेरिका ने यूक्रेन को 32 करोड़ 20 लाख डॉलर मूल्य की सैन्य सहायता की घोषणा की। 16 करोड़ 50 लाख डॉलर के सैन्य साजो सामान की बिक्री को मंजूरी दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर और मद्रास विश्वविद्यालय की वी वर्षा ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में आज सेना का मुकाबला ओडिशा से और गुजरात का सामना कर्नाटक से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 73वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद का शुभारंभ करेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस संवाद में हिस्सा लेंगे। 3 दिन के इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक 6 प्रमुख सामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रायसीना संवाद के अंतर्गत करीब 100 सत्र होंगे और 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रायसीना संवाद बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोजन के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। रायसीना डायलॉग भू राजनीति तथा भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष नीति, मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़े वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों के बारे में सहयोग पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। पिछले 7 वर्षों में रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बैठक में प्रगतिशील भारत यूरोपीय संघ कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति हुई। भारत का और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुअल समिट का मौका मिला था। इंडिया यूज का, लेकिन मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू मिल करके बहुत ही निकट संवाद करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे, आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का अच्छा अवसर आपने दिया था। और इसलिए भी मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत और यूरोप के संबंधों एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर विचार विमर्श किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस दशक के लिए साझेदारी को मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सुश्री उर्सुला ने जानकारी दी कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद का शुभारंभ करेंगे। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। ये सम्मेलन नौसेना अधिकारियों को सेना की रणनीति के साथ प्रमुख नौवहन मुद्दों पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर नौसेना कमांडरों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। तीनों सेनाओं के बीच समुचित तालमेल के लिए थल सेना और वायुसेना के प्रमुख भी नौसेना अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। सम्मेलन में पड़ोसी देशों की स्थिति को लेकर सुरक्षा परिदृश्य और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आए बदलावों पर भी विचार विमर्श होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेले और प्राकृतिक कृषि पर प्रदर्शनी आयोजित करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और संबद्ध पक्षों के भाग लेने की संभावना है। उन्नत भारत अभियान के दूसरे चरण को आज 4 वर्ष हो गए हैं। ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 5 गांवों के समूह से जोड़ना है, ताकि ये शिक्षण संस्थाएं अपने ज्ञान और अनुभव से गांव के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने में योगदान कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है।
विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्दी ही एक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 से मलेरिया से 86% और तपेदिक से होने वाली मृत्यु में 79% की कमी आई है। उन्होंने सभी पक्षों से मलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही देश में मलेरिया का स्वदेशी टीका बनेगा, इसके लिए अनुसंधान कार्य चल रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 187 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,540 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 16,522 संक्रमित लोगों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। 83 करोड़ 50 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 3,02,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। नागालैंड में दीमापुर जिले के एकमात्र कोविड रोगी के ठीक होने के बाद अब राज्य में कोरोना का कोई रोगी नहीं है। राज्य में कल 17 कोविड नमूनों की जांच की गई और किसी में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। राज्य में अब तक कुल 35,488 कोविड के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 33,244 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कल तक 16,16,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। लेह में सोनम नोरबू मेमोरियल अस्पताल SNM में आज 5 दिवसीय सुपर स्पेशलिटी निःशुल्क शिविर की शुरुआत हुई। अशोक मिशन के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ लद्दाख में लोगों को चिकित्सा और शल्य सेवाएं दे रहे हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के कार्यकारी पार्षद ने डॉक्टरों का स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकारी पार्षद स्टेंजिन चोस्पिल ने बताया कि इस क्षेत्र में लोग जीवन शैली से जुड़ी विभिन्न बीमारियों, कैंसर और आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं। राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर जीवन एस तितलियाल ने कहा कि एम्स के डॉक्टर पिछले 15 वर्षों से शिविर में आ रहे हैं। So this time we have a larger approach, and as far as eye surgeries are concerned, we are going to do almost 100 surgeries here, and already we have 100 patients lined up for surgeries. Mainly those will be cataract surgeries. Cancer I talked about, that's a major challenge for more people. Having a very high ultraviolet rays radiation here, that also exposes skin cancer, eye cancers. That is also happening. Many people suffer from a chronic eye disease here, apart from the general disorder which is here in this part. नागर विमानन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर योगाभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ वीके सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योगाभ्यास कार्यक्रम में 900 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। मोरारजी देसाई योग संस्थान के योग गुरु ने विभिन्न योग क्रियाओं, आसन और प्राणायाम करना सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ कार्यनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अमेरिका ने यूक्रेन को $32 करोड़ 20 लाख मूल्य की सैन्य सहायता की घोषणा की। $16 करोड़ 50 लाख मूल्य के सैन्य साजो सामान की बिक्री को मंजूरी दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर और मद्रास विश्वविद्यालय की वी वर्षा ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता।
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में आज सेना का मुकाबला ओडिशा से और गुजरात का सामना कर्नाटक से होगा और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्यातकों से देश की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में नए बाजारों का पता लगाने को कहा है। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल की उपस्थिति में आज चेन्नई में मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत मेक इन इंडिया, लोकल गोज ग्लोबल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श मंच है। उन्होंने कहा कि देश का निर्यात $418 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। The country's exports have grown manifold in recent years. There was a record achievement of $418 billion of merchandise exports in the just concluded 2021-22 financial year. Service exports were about $250 billion, a remarkable achievement in spite of pandemic. Not in ordinary terms. This trend should continue. पिछले वित्त वर्ष में भारत से $346 करोड़ 40 लाख के सिरेमिक और ग्लासवेयर उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान केवल $129 करोड़ 20 लाख मूल्य का निर्यात हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि सिरेमिक टाइल्स और सैनिटरी वेयर के निर्यात में भारी बढ़ोतरी के कारण प्राप्त हुई है। श्री गोयल ने कहा कि देश का टाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है और मेक इन इंडिया पहल के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख माध्यम बन गया है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने 58.2% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। मैक्रों ने प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी मारीन ल्यू पेन को पराजित किया। गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम परिणामों की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। 44 वर्षीय मैक्रों 20 वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत फ्रांस कार्यनीतिक भागीदारी को अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को विदेशी सैन्य आर्थिक मदद के रूप में $32 करोड़ 20 लाख देने की घोषणा की। उसने यूक्रेन को $16 करोड़ 50 लाख का गोला बारूद बेचने को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता के बाद ये घोषणा की गई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि नई सैन्य सहायता देने की घोषणा के साथ ही अमेरिका की ओर से यूक्रेन को अब तक $3 अरब 70 करोड़ की मदद दी जा चुकी है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एक अन्य स्पर्धा में मद्रास विश्वविद्यालय की वी वर्षा ने तैराकी में 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी के प्रारंभिक मुकाबलों में अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 4-1 से हराया। एक अन्य मैच में बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने फगवाड़ा के लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय को 6-1 से पराजित किया। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बॉक्सिंग और मल्लखंब में कई अन्य मैच आज आयोजित किए जा रहे हैं। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज शाम 4 बजे सेना का मुकाबला ओडिशा से होगा। रात 8 बजे गुजरात का सामना कर्नाटक से होगा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। टूर्नामेंट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 92890
9444 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित करवाया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। सूरज दी कुखों जाइया धुप्पा ने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों ओ गैरत ने मरना नहीं। वर्ष 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। जंगा दे जेतू होके सिखे ए हरना नहीं, सूरज दी कुखों जाइया धुप्पा ने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। आज हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 25 अप्रैल 1939 को शहीद हुए थे। सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे, जो अब ओडिशा में है। वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातीय लोगों से गैर कानूनी ढंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 1939 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए, तब 3000 आंदोलनकारियों की भीड़ में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज का दिन शहीद चिराई नागा की शहादत से भी जुड़ा है। मणिपुर के मायंग खांग में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में चिराई नागा को फांसी दे दी गई थी।
25 अप्रैल 1891 को कांगला में 5 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद अशांग गुकुट पोलिया के नेतृत्व में मणिपुर सेना की एक टुकड़ी मायंग खांग पहुंची। वहां पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि टेलीग्राफ विभाग के 2 ब्रिटिश अधिकारी मायंग खांग रेस्ट हाउस में टिके हुए हैं। मणिपुर के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। ओब्रायन मौके पर ही मारा गया, लेकिन डिमेलो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया और चिराई नागा ने W.B. मेलविल को एक झरने के पीछे छिपा देखा। चिराई ने उसे तुरंत गोली मार दी। बाद में चिराई को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 13 अक्टूबर 1891 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद साजिद अली खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले साजिद ने मुरादाबाद में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को निर्देशित किया और इनके लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया। 25 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर फिर कब्जा किए जाने के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने साजिद को पकड़ लिया। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। संस्कृति संदेश समर्पित है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को। 20वीं सदी के तानसेन के नाम से प्रसिद्ध बड़े गुलाम अली खां भारत के महान शास्त्रीय गायकों में से एक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पाकिस्तानी पंजाब में लाहौर के पास गांव केसूर में 2 अप्रैल 1902 को हुआ था। उनको संगीत विरासत में मिला था। खां साहब ने अपने संगीत करियर की शुरुआत सारंगी वादन से की। खां साहब फिल्मों के लिए नहीं गाते थे, लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आया जब वे मुगल आजम के लिए गाने को तैयार हो गए। फिल्म में उनकी आवाज को तानसेन की आवाज के रूप में प्रयोग किया गया था। संगीत के क्षेत्र में खां साहब के योगदान को देखते हुए 1962 में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और बाद में 1962 में ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 अप्रैल 1968 को खां साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़े गुलाम अली खां तो नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके शिष्य प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ कार्यनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अमेरिका ने यूक्रेन को $32 करोड़ 20 लाख मूल्य की सैन्य सहायता की घोषणा की।
16 करोड़ 50 लाख डॉलर मूल्य के सैन्य साजो सामान के बिक्री को मंजूरी दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर और मद्रास विश्वविद्यालय की वी वर्षा ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।